हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आप सभी का ऑफिसर सेड अकेडमी रोड टू सक्सेस पर। तो ये जो हमारी वीडियो है ये वैदिक एज का सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने वैदिक काल जो था उसका मैंने पहला वीडियो आपसे डिस्कस कर रखा है। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है पहले जा करके मेरे चैनल पर उसे देखें और उसके बाद फिर आप इसे समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद पूरी वीडियो देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा लेक्चर क्या है? तो लेक्चर हमारा है वैदिक एज 2, हमारा वैदिक काल, ये दूसरा भाग है। चलिए, तो हमने देखिए पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने बताया था आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कि कैसे आर्यंस हमारे भारत में आते हैं और वैदिक काल हमारा शुरू होता है और कैसे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती है और फिर वैदिक काल हमारा आता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक ऐसी सभ्यता है, तो वो एक आपकी नगरीय सभ्यता थी। ठीक, मतलब कि अर्बन सिविलाइजेशन थी वो। लेकिन जो आर्यंस आते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक सेकंड में इसका ज़रा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, जो आर्यंस आते हैं हमारे भारत में, जो आर्य लोग आते हैं वो कैसे हो जाते हैं, तो वो लोग आते हैं तो वो लोग ग्रामीण सभ्यता लेकर आते हैं। ठीक, तो वो जो भारत में आते हैं तो वो ग्रामीण सभ्यता लेकर आते हैं और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, वो आपकी नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए हम वहीं से अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसके आगे क्या हुआ, तो फिर देखिए क्या लिखा है। द आर्यंस हैड नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड देयर फॉर ट्रांसमिटेड देयर नॉलेज ओरली। जब देखिए आर्यंस हमारे जो भारत में है, जो आर्य लोग जो थे वो हमारे जो भारत में हैं, तो उनको कोई किसी भी स्क्रिप्ट का मतलब कि लिपि की जानकारी नहीं थी और वो अपनी बातें कैसे एक दूसरे को बताते थे, तो बोल बोल के उनको बताते थे और समझाते थे। ठीक है, और इसी की वजह से रीज़न है कि फॉर दिस रीजन वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज श्रुति लिटरेचर। मतलब जो वैदिक, जो आपका वैदिक आपका लिटरेचर था, वैदिक जो साहित्य था, ठीक है, जो आपका वैदिक साहित्य था उसे हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति साहित्य क्यों? क्योंकि ये सुनी हुई बातें हैं, कहीं इसका लिखित चीज़ें ये लोग नहीं दिए थे लिख करके, इसलिए हम इसे वैदिक काल को क्या बोलते हैं, इसे एक और नाम दिया गया है, वो है श्रुति लिटरेचर, मतलब सुना हुआ साहित्य, श्रुति साहित्य। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, मतलब विष्णु पुराण के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग द ओरिजिनल वेद वॉज फर्स्ट रिवील्ड बाई गॉड्स टू सेजेस। मतलब जो जो तो वास्तविक जो वेद था उसे भगवान ने, गॉड ने किसे, सेजेस को, मतलब जो ऋषि मुनि थे उनको डायरेक्ट सुनाया था। ठीक, तो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि जिस वेद में जैसी बातें लिखी गई हैं उससे ऐसा बिल्कुल साफ लगता है कि ये इंसान के, मनुष्य के बस की बात तो है नहीं कि वैसी बातें कोई लिख दे। तो इसे कहा गया कि सीधे भगवान ने ऋषि मुनियों को इसके बारे में बताया था, या भगवान ने ऋषि मुनियों को इसकी कहानी सुनाई होगी। चलिए, और फिर एक आता है नीचे, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो वेद हैं, वेदास आर ऑल्सो नोन एज अपौरुषेय। ठीक, क्योंकि हम इसीलिए वेद को क्या बोलते हैं, अपौरुषेय बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे भगवान ने ऋषि मुनियों को सुनाया था। तो अगर आज है कि वेद को और भी क्या कहा जाता है, तो वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है। जैसे आप इसको बोल सकते हैं अपौरुषेय। ठीक, तो इसे हम अपौरुषेय भी बोलते हैं वेद को। चलिए आगे देखिए। द वैदिक स्क्रिप्चर्स कंप्राइजेस 4 ग्रेट वर्क्स, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सीधे सीधे आप यहाँ समझिए कि जो हमारे वेद हैं उसके 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है आपका ऋग, एक है साम, एक है आपका यजुर और एक है अथर्व। ठीक, तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हैं। और ये भी जो 4 वेद हैं ये भी, इसके भी कुछ डिविजन्स हैं। ये वेद भी जो हैं वो अपने अपने अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड हुए हैं, मतलब इसके और भी भाग हैं। तो जैसे देखिए वेद के क्या क्या हैं, एक संहिता होती है, एक ब्राह्मण्स होता है, एक अर्यंक होता है और एक उपनिषद होता है। तो वेद भी मतलब कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 4 पार्ट में, संहिता, ब्राह्मण, अर्यंक और उपनिषद। ठीक है, तो आप लोग पता चल गया 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। और ये वेद भी किस में डिवाइडेड है? संहिता में, ब्राह्मण में, अर्यंक में और उपनिषद में। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये सब डिवीजन है आपके वेद के। ठीक, आइए देखते हैं संहिता क्या होती है। संहिता हम समझते हैं, सॉरी ये देखिए,
संहिता क्या संहिता क्या होती है उसे देखते हैं। संहिता देखिए क्या है कि देयर आर कलेक्शन ऑफ हाइम्स। हाइम्स मतलब देखिए क्या होता है, सूक्त या सूक्ति, सूक्त जो भी कह लीजिए। प्रेयर्स प्रार्थना, चार्म्स मतलब कि जो भी आप मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, और सैक्रिफिशियल फार्मूला, ठीक, जो भी उसमें मतलब कि आपको बलिदान देने की बातें कही गई हैं, तो संहिता में ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हाइम्स हो गया, सूक्त हो गया, प्रेयर प्रार्थना के बारे में बताया गया है, चार्म्स मंत्र वगैरह के बारे में, और आपका सैक्रिफिशियल फार्मूले मतलब कैसे बलिदान देंगे वो सब चीज़ों के बारे में किसमें समझाया गया है, तो संहिता में समझाया गया है। फिर आइए देखते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या था, तो दीज आर प्रोज टेक्स्ट विच कंटेन स्पेकुलेशन ऑन द मीनिंग ऑफ द हाइम्स। ये देखिए बेसिकली क्या था, ब्राह्मण जो था कि जो सूक्त लिखे थे, जो सूक्त थे उसका मीनिंग क्या होगा ये समझाया गया था ब्राह्मण्स में, ठीक है। जो सूक्त हैं उसकी मीनिंग क्या होगी, उसका मतलब क्या निकल कर आएगा, उसके बारे में समझाया गया था आपको ब्राह्मण्स में, ठीक। तो ये एक दूसरे से आपके रिलेटेड थे। और फिर आता है आपका क्या, फिर आता है अरण्यक। अरण्यक आता है, देखिए अरण्यक क्या था कि द वर्ड अरण्यक मीन्स फॉरेस्ट। आप सीधे जानते हैं कि अरण्यक मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। अभी किस पे एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी आई थी अरण्यक करके, तो उसमें रवीना टंडन जी ने अभिनय किया था, तो आप लोगों को पता होगा, जहाँ तक जो लोग नहीं जानते वो जान लें। तो इसी पर एक मूवी भी आई थी। तो अरण्यक मतलब होता है, डायरेक्ट समझ सकते हैं आप कि वन, इसका मतलब होता है वन, वन आपका हो गया जंगल, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो हाँ क्या था कि द वर्ड अरण्यक मीन्स फॉरेस्ट एंड दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट बुक, मतलब इसे हम एक तरह से जंगल की किताबें कहते हैं, फॉरेस्ट बुक कहते हैं, वन की किताबें कहते हैं। और ये दे वर मेनली फॉर द हर्मिट्स, जो भी हमारे सन्यासी रहते हैं जंगलों में, एंड द स्टूडेंट लिविंग इन जंगल, जो भी मतलब हमारे उस टाइम पे जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी थे और जो सन्यासी लोग थे वो जो जंगल में रहते थे, ये किताब उनके लिए स्पेशली थी। चलिए अब आगे देखिए। और फिर लास्ट में आता है आपका क्या, उपनिषद। लास्ट में क्या आता है, उपनिषद। उपनिषद क्या था कि द वर्ड उपनिषद इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड उपनिष। जो उपनिषद है वो हमारा कहाँ से निकल कर आया है, तो वो निकल कर आया है एक शब्द से, वो शब्द है उपनिष। ये आपका वर्ड उपनिष से निकल कर आया है। और उपनिष मतलब क्या होता है, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है कि उपनिष मतलब विच मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन, मतलब कि उपनिष मतलब कि किसी के समक्ष बैठना, किसी के सामने, किसी के बगल में बैठना। एंड इट डिनोट्स अ डिसिप्लिन सिटिंग नियर हिज गुरु टू लर्न। और इसका मतलब जो ये क्या आप ये समझाता है आपको, जो आपका उपनिषद है ये क्या दर्शाता है आपको, ये दर्शाता है कि आप अपने गुरु के बगल में बैठकर उनसे शिक्षा लें। तो ये चीज़ आपको उपनिषद में देखने को मिलती है कि आप किसी के बगल में बैठ करके उसे कोई शिक्षा ले रहे हैं, तो भैया गुरु ही होगा जिससे आप शिक्षा लेंगे। तो ये चीज़ें आपको उपनिषद से मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देयर आर 108 उपनिषद, मतलब टोटल में हमारे कितने उपनिषद हैं। ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली आ भी चुका है फैक्ट के तौर पे, और ये आगे आ भी सकता है कि हमारे कितने उपनिषद होते हैं। तो हमारे उपनिषद कितने हैं, 108, ठीक है। सिंपल सा आपका सिंपल सा एक नंबर आप याद कर लेंगे कि आपके उपनिषद कितने होते हैं, 108 होते हैं। अच्छा, जो लोग मेरी पॉलिटिक वीडियो देख चुके हैं उसमें मैंने बताया है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ज़रा आप ये बताइए, जो लोगों ने देखा है उससे कमेंट करें कि आर्टिकल 108 में मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है, अगर आप लोग पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए द लैंग्वेज ऑफ उपनिषद इज़ क्लासिकल संस्कृत, ठीक है। जो उपनिषद की भाषा थी वो क्या थी, बिल्कुल संस्कृत, शुद्ध संस्कृत जो होती है, शुद्ध वो थी उपनिषद की भाषा, ठीक है। शुद्ध संस्कृत होती है जो, बिल्कुल वो आपकी उपनिषद की भाषा यूज़ की गई थी उपनिषद को लिखते टाइम। चलिए अब क्या दिया है कि बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, ओल्डेस्ट, मतलब जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक, ठीक है। बृहदारण्यक जो आपका उपनिषद है वो क्या है, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना उपनिषद है। तो आप सीधे सीधे यहाँ से एक फैक्ट याद कर सकते हैं कि हमारा जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, जो सबसे पुराना उपनिषद है वो कौन सा है, तो वो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट हैं, बिल्कुल इसे याद कर लें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में दिख सकती हैं और बिल्कुल आई भी हैं पहले और आ भी सकती हैं, तो इससे आप चीज़ों को क्लियर करते चलें। चलिए तो ये देखिए, ये कुछ था ब्रीफ स्टार्टिंग का वेद का, जो हमने देखा कि वेद क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, उनका सब डिविजन्स क्या क्या हैं। तो हमने जाना क्या क्या जाना, हमने देखिए एक बार रिविज़न कर लें। हमने देखा
संहिता के बारे में, ब्राह्मण्स के बारे में, अरण्यक के बारे में, और हमने देखा आपका उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें समझी कि संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये 4 चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे ये चैप्टर का नाम ही है वो है वेद। तो हम अब पढ़ेंगे वेद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वेद। देखिए वेद क्या है, तो वेद मैंने बताया कितने वेद हैं हमारे, तो हमारे वेद हैं आपके 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ पे अथर्ववेद। ठीक, तो हमारे 4 ये वेद हैं। तो आज हम इसमें से 2 पढ़ेंगे और 2 कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या है हमारा, पहला है ऋग्वेद। ठीक है, पहला हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद देखिए क्या है, तो जो संहिताएं हैं, संहिताएं क्या बताती हैं हमें, सूक्त के बारे में, प्रार्थना के बारे में, ये सब चीज़ें बताती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं, सूक्त के बारे में, प्रार्थना के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, संहिता से। तो संहिता में देखिए क्या लिखा है, ऋग्वेद में क्या है कि द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1017 हाइम्स। मतलब यहाँ पर कितने, अगर आप ऐसे सिंगली देखें, अगर अकेले देखें तो आपको 1017 यहाँ पर सूक्त मिल जाएंगे। किसमें, ऋग्वेद में। ये नंबर आपको याद रखने हैं, बिल्कुल इसको रट लेना है क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं। तो 1017 सूक्त आपके ऋग्वेद में मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वालखिल्य के 11 सूक्तों को मिला दिया, ठीक है, अगर आपने वालखिल्य के 11 सूक्तों को मिला दिया तो ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 1028। मतलब 1028 टोटल के टोटल हमारे सूक्त हो जाएंगे। अगर आपने वालखिल्य वाले को जो 11 हैं उनको अगर आपने ऐड कर दिया तो ये 1017 और ये प्लस 11 कर देंगे तो ये आपके 1028 हो जाएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद आइए, इट हैज़ नियरली 10,580 वर्सेस। वर्सेस क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कविताएं। तो इसमें कविता की जो पंक्तियां हैं, जो कविताएं लिखी गई हैं वो लगभग कितनी हैं, तो 10,500 के आसपास इसमें कविताएं हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें टोटल 15,000 वर्सेस थे, मतलब कविताएं थी। लेकिन अब तक सिर्फ हमने कितना ढूंढा है, 10,500 से ही हम अब तक, तो अब तक हमने कितना ढूंढा है, तो सिर्फ हमने अब तक 10,500 से ही हम अब तक ढूंढ पाए हैं। ठीक है, और थे कितने टोटल, 15,000 के आसपास। ऐसा बताया जाता है कि टोटल जो वर्सेस थी, जो पूरी कविताएं थी वो 15,000 के आसपास थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। ये आपको मंडल तो बिल्कुल याद रखने हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे। तो ऋग्वेद में कितने मंडल थे, तो आपके 10 मंडल थे ऋग्वेद में। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो ऋग्वेद है वो आपका 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, चलिए सबसे सिंपल फैक्ट हैं, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और जिसको नहीं है वो कर ले। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लायक होता नहीं है। फिर देखिए इसमें क्या दे रहा है कि द ओल्डेस्ट हाइम्स आर कंटेंड इन 2 to 7। जो सबसे प्राचीन, जो बिल्कुल प्राचीन जो सूक्त हैं वो आपको किस में मिल जाएंगे, तो आपको मंडल 2 से लेकर के मंडल 7 तक आपको ये प्राचीन जो सूक्त हैं वो मिलते हैं। मतलब जो ओल्डेस्ट आपको मिलेंगे वो 2 से लेकर 7 तक मिलेंगे। ठीक है, और जो बच गए आपके वो क्या हो गए, वो आपके जो न्यूएस्ट हैं, जो कि बिल्कुल नवीनतम हैं, वो आपको मंडल उसमें देखने को मिल जाएंगे जो बच गए 2 और 7 के बाद। मतलब 2 से लेकर 7 के बाद जो बच गए वो आपको किस में दिखेंगे, वो आपको नवीनतम उसको कहेंगे, जो नवीनतम हमारा सूक्त है वो लोग उसमें दिखेंगे। नेक्स्ट, अब देखो कुछ मैंने मंडल इसमें ऐड कर रखे हैं इंपॉर्टेंट, जो भी मुझे लगा कि ये मंडल इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो देखिए क्या है, मंडल 3 में देखिए क्या है, मंडल 3 में एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप सब लोगों को पता होगा, सब लोगों को आता भी होगा। तो जो मंडल 3 है उसमें क्या है, हमारा गायत्री मंत्र है। और इसे लिखा किसने था, तो इसे विश्वामित्र जी ने लिखा था, मतलब इसे बनाया था, किसको, गायत्री मंत्र को। तो दोनों याद रखना है आपको। इस मंडल में है गायत्री मंत्र, तो मंडल 3 में है, और इसे बनाया किसने था, इसे लिखा किसने था, इसके रचयिता कौन थे, तो वो थे विश्वामित्र जी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम मंडल 4, चौथे मंडल में देखिए क्या है। इसमें क्या दिया है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोसेस, मतलब कृषि से जुड़े हुए जो हमारे प्रावधान है, जो चीज़ें हैं हमारे बताई गई हैं, किससे जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई। ठीक, खेती करने से जो हमारी जो चीज़ें हैं वो किस में बताई गई हैं, तो वो मंडल 4 में बताई गई हैं। ठीक, चलिए अब आता है मंडल 10, 10वां मंडल। 10वां मंडल में क्या है, देखिए क्या है, ये पौरुष सूक्त दिया गया है। क्या दिया गया है, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका 10वें मंडल में दिया गया है पौरुष
सूक्त। ठीक है, ये चीज़ दी गई है मंडल 10 में। देखिए पौरुष सूक्त होता क्या था, पौरुष सूक्त ना एक आपका चीज़ें बताई गई थी इसमें कि हमारे जो समाज है उसमें 4 वर्ण हैं। जो वर्ण व्यवस्था आती है वो यहीं से निकल कर आती है मंडल 10 से। ठीक है, जो हमारे 4 जो हमारे समाज में वर्ण हैं, जो वर्ण व्यवस्था है वो कौन कौन सी है हिंदू धर्म के हिसाब से, तो आपका है ब्राह्मण, फिर आपका है क्षत्रिय, फिर है आपका वैश्य और लास्ट में आते हैं शूद्र। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। देखिए पहले क्या था, जो हमारा जो वैदिक काल था, मतलब ठीक है, जो उत्तर वैदिक से पहले का जो काल था, ऋग्वेद में स्पेशली की बात हो रही है ऋग्वेद में, तो ये यहाँ पे क्या था कि जो चीज़ें थी वो आनुवांशिक नहीं थी। मतलब कि जैसे आज है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा अगर होगा, मतलब जो भी उसके बच्चे होंगे, बेटी बेटी जो भी हो, तो उसको भी लोग क्या मानते हैं, ब्राह्मण ही मान लेते हैं। ठीक है, ये अगर ब्राह्मण है तो भाई वो क्या होगा, अपने जाति के आधार पर अगर ब्राह्मण का बेटा जन्म लेता है तो ब्राह्मण ही मान लिया जाएगा, क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय ही मान लिया जाएगा। ठीक है, वैश्य का है तो वैश्य और शूद्र का है तो शूद्र। लेकिन फिर क्या था कि चीज़ें वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, वो चीज़ें उस टाइम पे कैसे थी, उस टाइम जो चीज़ें थी आपकी वो थी कर्म प्रधान। ठीक, मतलब कर्म प्रधान चीज़ें उस टाइम पे चलती थी। तो बहुत समय तक आगे रही, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अपभ्रंश होते होते चीज़ें कैसी होंगी, चीज़ें धीरे धीरे आपकी वंशानुगत होने लगेंगी। कि बाद में क्या हुआ कि जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय बनेगा, चाहे वो सिक्किया पहलवान हो। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा जो है वो वेद पुराण ही पढ़ेगा, चाहे उसको मतलब बिल्कुल क ख ग भी ना आता हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हुई कि बिल्कुल वंशानुगत होती चली गई। लेकिन पहले ये सिस्टम क्या था, पहले ये सिस्टम बस आपका कर्म प्रधान था कि भैया आपका जो भी कर्म है जो आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी वर्ण आपका डिसाइड होगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस करने में अच्छे हो तो आप वैश्य हो गए। अगर आपको मतलब जो छोटे मोटे काम है, जैसे कि जो गंदगी साफ करनी है, आपको जो शमशान घाट उस समय होते थे उसके साफ सफाई रखनी है, तो आप शूद्र में गिने जाओगे। अगर आप किसी की रक्षा कर रहे हो, तलवार चला रहे हो, तो आप क्षत्रिय हो। अगर आप पूजा पाठ करा रहे हो, वेद पुराण जानते हो, तो आप ब्राह्मण हो। तो ये सब चीज़ें पहले कैसी थी, कर्म प्रधान थी। लेकिन इन सब चीज़ों का अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट हो गए, और ये सब चीज़ें कैसी हो गई, तो बाई बर्थ हो गई। मतलब बाई बर्थ, जन्म के आधार पर चीज़ें डिसाइड होने लगी कि भैया क्षत्रिय का बेटा तो क्षत्रिय ही कहलाएगा, ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए जो चारों हमारे वर्ण थे कौन कौन से मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, तो देखिए ब्राह्मण कहा जाता है ऐसा कि जो ब्राह्मण थे वो आपके ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लिए थे, जो क्षत्रिय थे उनके बाहों से जन्म लिए थे, और आपका जो वैश्य थे, सॉरी ये थिंग्स नहीं है, ठीक है, ये आपका थाइज है, मतलब जंग है, जांग से। जो वैश्य थे वो जांग से जन्म लिए थे, और जो शूद्र थे वो पैरों से जन्म लिए थे। ठीक, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि 4 वर्ण व्यवस्था थी, वो कैसे कैसे चीज़ें हमारे आई, ये हमारे वेद में लिखा हुआ है ये, और कोई नहीं करता, ये चीज़ें वेद में बताई गई हैं। चलिए अब देखिए आगे आगे क्या आता है आपका, ऋग्वेद का ही ब्राह्मण्स आते हैं। मतलब जो ऋग्वेद में ब्राह्मण्स हमने जिक्र किया था ऊपर के, जो उसके सब डिवीज़न होते हैं। तो देखिए ब्राह्मण क्या कहते हैं, 2 चीज़, ऐत्रेय और कौशिक की। देखिए ये आपको कैसे याद रखना है, अगर कभी एग्ज़ाम में दे दे आपको कि ऐत्रेय या कौशिकी ब्राह्मण, यही है कि अगर आपको दे दे कि ऐत्रेय या कौशिकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें किससे संबंधित हैं, तो ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन बस आएगा डायरेक्ट, और कुछ खास नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गया आप। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं, तो वो ऋग्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा वेद क्या है। तो वो आपका है सामवेद। ठीक, तो हमारा है सामवेद। सामवेद में क्या है, देखिए सामवेद कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ठीक, ये भी सूक्त है, लेकिन ये सूक्त कैसा है, इसे गाया गया है। तो किसके द्वारा बताया गया है, तो ये भी उद्गात्री के द्वारा गाया गया है। किसके द्वारा, तो ये इसे गाया है उद्गात्री ने। मतलब इसके जो प्रीस्ट हैं, जो इसके जो पुजारी थे जिन्होंने कहा था इसको, वो थे उद्गात्री। ठीक, और जो ये वेद है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूज़िक। मतलब ये भारतीय संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। मतलब इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, इस वेद को, सामवेद को। ठीक है, तो अब यहाँ से भी याद रखेंगे कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद। ठीक,
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जैसे उद्गात्री का जिक्र किया गया है, तो ये क्या थे, तो सामवेद के ये क्या थे, सामवेद को इन्होंने बोला था, इसके पृष्ठ थे, मतलब इसके जो आप पुजारी कह सकते हैं वो थे। तो उसी तरीके से आपके जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के कौन थे, यहाँ पे शायद मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, वो थे होत्री। ठीक, जिन्होंने ऋग्वेद का जिक्र किया था, चर्चा किया था या उसके बारे में बताया था, जो पुजारी थे वो थे होत्री। तो ऋग्वेद के थे होत्री और आपका सामवेद के थे उद्गात्री। तो दोनों आप याद रखिएगा। मैं लास्ट में इसके एक आपको चार्ट बना कर दे दूंगा आपको इजीली कि किस वेद को किसने कहा था, इसके पृष्ठ कौन कौन। चलिए अब देखिए हमने कहाँ तक आए थे, यहाँ तक आ गए थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि तांड्यमः और साधविस्मा। तो तांड्यमः और साधविस्मा और जैमिन्य, ये तीन, तांड्यमः, साधविस्मा और जैमिन्य, ये क्या थे, इसके जैमिन्य ब्राह्मण ये इस वेद से संबंधित थे। मतलब जो ऊपर हमने देखा कि आपका ऐथरेय और कौशिकी ब्राह्मण किससे थे संबंधित, तो ऋग्वेद से थे। और जो हमारा सामवेद है उससे कौन कौन संबंधित हैं, तो उससे संबंधित हैं, देखिए उससे हमारे रिलेटेड कौन कौन से हैं, सेम एज तांड्यमः, साधविस्मा और जैमिन्य किसके हैं, सामवेद के हैं ब्राह्मण। ठीक, चलिए नेक्स्ट उपनिषद देख लेते हैं कि उपनिषद आपका सामवेद से कौन से उपनिषद संबंधित थे। तो जो उपनिषद थे वो थे आपके छंदोग्य और जैमिन्य उपनिषद जो थे वो आपके सामवेद से संबंधित हैं। मतलब इस वेद में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो दो चीज़ आप समझ गए कौन कौन सी, कि सामवेद में ब्राह्मण कौन से थे संबंधित और आपका उपनिषद कौन से थे संबंधित। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट एक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस ये लास्ट है, उसके बाद हम अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे, फिर आगे की वीडियो आती रहेंगी। क्या है देखिए टर्म, एक है वर्तस्टोमा। क्या है ये, देखिए वर्तस्य टोमा या तोमा जो कह लीजिए आप। ठीक, तो देखिए ये क्या था, वर्तस्टोमा क्या था, इसको समझना है कि अ सेरेमनी बाय विच पीपल ऑफ नॉन आर्यन ओरिजिन कुड बी इंक्लूडेड इनटू आर्यन फोल्ड। मतलब कि जो भी अनार्य लोग थे, जो भी अनार्य लोग थे उनको आर्य में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस था, जो तरीका था, उसको बोला गया वर्तस्टोमा। ठीक है, तो जो अनार्य लोग थे उनको आर्य में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था उसको बोला गया वर्तस्टोमा। ठीक है, ये जो हमारा था, ये बस हमारा लास्ट टॉपिक था इसका। ठीक है, वेद का। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज चर्चा की कितने वेद होते हैं, उनके सब पार्ट्स देखे, सब डिवीजन देखे हमने, कौन कौन से देखे। तो आपका संहिता, ब्राह्मण, आर्यंक और आपका उपनिषद। उसके बाद हमने वेद पे चर्चा की, कौन कौन से वेद, हमने दो वेद को देखा, कौन से, ऋग्वेद और हमारा सामवेद। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किस पे, आपकी यजुर्वेद और अथर्ववेद पे। और उसके बाद और कुछ इसके टॉपिक्स होंगे, डिस्कशन होंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे लास्ट में। तो ये हमारा वैदिक काल का दूसरा वीडियो था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए मेरा क्या है कि मैं थोड़ी चीज़ों को अच्छे से डीप में बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल फैक्ट चाहूँ तो पढ़ा कर हटा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से नॉलेज हो हर चीज़ की, और बिल्कुल डीप में नॉलेज हो, ताकि आप किसी भी अगर तरह से क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसे हैंडल कर सकें। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लें और उसे ऑल पे करके रखें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो और एक चीज़ और मैं लास्ट में हमेशा बताता हूँ आप लोग को, जिन लोगों को नहीं पता है, कि मेरी वीडियोज़ की PDF, ठीक है, PDF जो है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलती है। कहाँ, आप उसके हर वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो की PDF आपको मिलती है। तो आप मेरी वीडियोज़ को देखिए रेगुलर, और मेरी PDF डाउनलोड करिए, उसे पढ़ाई करिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और अभी मेरे आने वाले बहुत सारे प्लान्स हैं आगे, उस पर अभी काम चल रहा है। तो जैसे ही कुछ चीज़ें अगर सही होती हैं तो मैं आपको सूचित करूँगा कि अभी क्या क्या आगे चीज़ें आएंगी। ठीक है, तब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।